हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी भारत के उन महान किंगडम्स के बारे में जिनके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती, लेकिन एशियंट इंडिया में ये बड़े ही महत्वपूर्ण राज हैं। हम पढ़ चुके हैं पल्लव, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट्स। हिंदू धर्म को मानने वाले ये दक्षिणी भारत के राज, इन्होंने बहुत ही तरक्की की है अपने समय में। ये भी माना गया है ये ऐसे राज हैं जो मोनार्की सिस्टम के ही अंडर थे। मैंने आपको पहले भी बताया है मोनार्क क्या है, राजतंत्र है। लेकिन फिर भी इस समय में ना जनता को कोई परेशानी हुई है, ना ही किसी धर्म को लेकर ऐसे बात की गई है कि यही धर्म माना जाना है, कट्टरवादी नहीं रहे हैं और खूब तरक्की की है इन समय। ये गौरवशाली समय रहे हैं। तो इनके शासन प्रबंध को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास है राष्ट्रकूट साउदर्न इंडिया में। अब ये माना गया है कि ये मानते हैं कि दंती दुर्ग जो कि गवर्नर था चालुक्य वंश का, उन्होंने आखिरी राजा को मार के अपने नए वंश को शुरू किया, वो है राष्ट्रकूट वंश। तो 200-250 साल तक इन्होंने शासन किया है। दंती दुर्ग जो कि 753 से इनका शासनकाल शुरू होता है और 975 तक ये राष्ट्रकूट वंश खूब तरक्की करता है। तो ये जो समा है राष्ट्रकूट वंश का, इसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें बहुत सारे महान राजा हुए हैं। तो उन महान शासकों में से कृष्ण पहला है, जिसे पहला राजा माना गया है। इस वंश के बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं। ये उपाधियां मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे। महाराजाधिराज है, परम भट्टारक है, और उसके बाद हमारे पास है अकाल वर्षा, धरूप वर्षा, स्वर्ण वर्षा, विक्रमालोक। ये उनकी उपाधियां उन्होंने धारण की हैं। मैंने आपको बताया कि ये राजा कब उपाधि धारण करते थे, किसी दूसरे राजा पे जीत प्राप्त करने के बाद, कोई बहुत बड़ा धार्मिक फंक्शन करने के बाद, किसी खुशी के समय में वो हमेशा उपाधि धारण करते थे। तो राष्ट्रकूट वंश कोई छोटा वंश नहीं माना गया, एक महान वंश माना गया है। उसका शासन प्रबंध हम हमारे सामने लिख रखा है, मैं जो आपको बताने वाली हूं। हमेशा की तरह से फिर बता रही हूं कि हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से ही शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी शक्ति होगी राजा, और जो राजा है वो ही सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा अपनी मर्जी करता है, और लेकिन वो कभी किसी प्रजा का बुरा नहीं करता है। तो कानून बनाना, बदल देना, किसी भी तरह का जो काम है, आदेश देना, कहाँ युद्ध करना है, कहाँ नहीं करना है, कब संधि करनी है, ये सब काम राजा के ही हैं। उसके साथ उसका एक मंत्रिमंडल है। हालांकि हमें राष्ट्रकूट वंश के मंत्रिमंडल के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि ये मंत्री तो अवश्य ही होंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो वो तो होगा ही उसकी सहायता करने के लिए। हाँ, साथ में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, अभी हमने पिछले लेक्चर में ही इनके जो काम है वो पढ़े हैं, वही काम है इनके, वही सारा काम करते हैं। इसके अलावा सेनापति भी है। हाँ, राष्ट्रकूट वंश में पुरोहित भी होते थे। पुरोहित का काम क्या है? धर्म को संभालना, धर्म का प्रचार करना, धार्मिक फंक्शन करवाने। और इसके अलावा हमारे पास है खजांची। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर ही खजांची है, वित्त मंत्री जिसे हम बोलते हैं, लेकिन इनके समय में खजांची का काफी महत्व रहा होगा, तो ये नाम दिया गया होगा। उसके बाद हमारा आता है जो प्रांतीय प्रबंध है। उसमें देखो, जो प्रांत है हमारा, उसे बोला गया है राष्ट्र। तो राष्ट्र का मुखिया हुआ राष्ट्रपति। तो प्रांत को राष्ट्र बोला गया है, ये बात हमें याद रखनी है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? वो प्रांत में हर तरह का काम करता है, न्याय करता है, शांति बना के रखता है, टैक्स इकट्ठा करता है और राजा की हर वक्त सहायता करने के लिए तैयार रहता है। राजा के आदेशों को अपने प्रांत में लागू करता है। जो राष्ट्रपति है उसकी सहायता के लिए आगे उसके इलाके को जिलों में बांटा हुआ है। तो जिले को बोलते हैं विश। तो आगे हम पढ़ते हैं उनका स्थानीय प्रबंध, लोकल। तो उसमें राष्ट्र को यानी स्टेट को यानी प्रांतों को किस में बांटा है? विश में। तो विश का मुखिया है विशपति। काम वही हैं जो राष्ट्रपति के हैं, जो राजा के हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका इलाका कम हो रहा है। तो विशपति वही काम करता है जो राष्ट्रपति करता है, शांति बना के रखना, टैक्स इकट्ठा करना, लोगों की समस्याओं को दूर करना और राजा की सहायता करना, राजा के आदेशों को लागू करना। विश के बाद और देखें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्र के अंडर आ गए विश यानी जिले, विश के अंडर आ गए विलेज, गांव। ठीक है, तो जो विश है यानी डिस्ट्रिक्ट, जिला है, उसके अंडर आएंगे 1000 से लेके 4000 तक गांव। तो वो विश हो गया जिसके अंडर 4000 तक गांव आ रहे हैं, तो वो काफी बड़ा जिला है।
जिला और विश के बाद आता है भुक्ति। भुक्ति एक छोटी इकाई है जिसमें 50 से लेके 70 तक गांव आते हैं। तो जब हम इसका बनाएंगे चार्ट तो ऐसे बनेगा, राष्ट्र, विश और भुक्ति। तो ये इन दोनों में आएंगे विलेजेस और इसमें आएंगे विश। ठीक है, तो विश में आएंगे 1000 से 4000 तक और भुक्ति में आएंगे 50 से लेके 70 तक गांव। तो ये भुक्ति का जो मुखिया है उसका नाम है भागपति। तो ये नाम हमें याद रखने हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सभी क्या काम कर रहे हैं, अपने अपने इलाके में वहां पे अच्छे ढंग से शासन प्रबंध बना के रख रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ सोसाइटीज भी हैं, उस समय में कुछ सभाएं बनाई गई हैं। राष्ट्र के लिए बनाई गई है राष्ट्र महांतरा। महांतरा को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, महांतरा। ठीक है, और विश के लिए बनाई गई है विश महांतरा। तो आप ये याद रखना, ये क्या है, ये सोसाइटीज हैं, बड़े बुजुर्गों की सोसाइटीज हैं जो राष्ट्रपति को कुछ बात पहुंचानी है या कोई समस्या है लोगों की, तो वो किस में डिस्कस करते हैं, राष्ट्र महांतरा में। ऐसे ही विश के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, सयाने लोग जिन्हें हम बोलते हैं, वो किस में होते हैं, विश महांतरा में। तो ये दो सोसाइटीज राष्ट्रकूट वंश की खास सोसाइटीज रही हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फेडरल सिस्टम। हमने पढ़े हैं समंत प्रथा। तो ज्यादातर क्या होता, जब ये राजा युद्ध करते हैं तो जो सामने वाला राजा हार जाता है तो उसका इलाका उसे वापस कर देते हैं और उसे क्या बना लेते हैं, अपना सामंत। क्या मतलब है कि वो व्यक्ति अब राजा को टैक्स देगा और जब राजा को जरूरत होगी तो वो सेना से भी सहायता करेगा। तो ये कौन बन गए, राजा के सामंत। ये फेडरल सिस्टम था जो वो उस वक्त राष्ट्रकूट वंश में चला, जिसे हम जमींदार भी बोल देते हैं। लेकिन खास करके ये वो लोग थे जो युद्ध में हारे हुए थे। तो राजा ने इनकी जमीनें वापस कर दी और बदले में उनसे टैक्स भी लिया और सेना की सहायता भी ली। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रबंध। तो टैक्स लिया जाता था, जो भूमि से टैक्स लिया जाता था उसे बोलते थे उद्रंग या फिर भोग। उद्रंग भूमि से लिए जाने वाला टैक्स या भोग। 1/4 हिस्सा लिया जाता था भूमि से। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये माना गया है कि सबसे बड़ी जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी भूमि कर। इसके अलावा कुछ और टैक्स भी लिए जाते थे। जैसे हमने पढ़ा पल्लव वंश में बहुत सारे टैक्स थे, इस तरह राष्ट्रकूट वंश में बहुत टैक्स लिए जाते थे एक्स्ट्रा, जो उनके खर्चे को चलाने में सहायता करते थे। और वो खर्चा कहाँ होता था, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वही सारे खर्चे हैं हर एक राजा के। हाँ, ये है कि क्वांटिटी किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। उसके बाद है हमारे पास मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक प्रबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये माना गया है राष्ट्रकूट वंश के पास 5 लाख सेना थी। सेना को 2 हिस्सों में बांटा हुआ था, एक थी उत्तरी सेना, दूसरी थी दक्षिणी सेना। ठीक है, नॉर्थ और साउथ आर्मी बोला जाता था उसे। 5 लाख की सेना में से ज्यादा महत्व था पैदल सेना का। उत्तरी सेना का क्या महत्व है कि जब उत्तरी भारत की तरफ कूच करनी है, वहां पे कुछ लड़ाइयां लड़नी है, तो वहां पे कौन सी सेना प्रयोग की जाएगी, उत्तरी सेना। ऐसे क्यों, क्योंकि दक्षिणी भारत का हिसाब हो रहा है, जो वायुमंडल है, जो उनका सीजन्स हैं, जो उनकी वातावरण है, वो सारा कुछ डिफरेंट है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। और जो उत्तरी भारत है उसका डिफरेंट है। तो कहाँ ठंड ज्यादा है, कहाँ कम है, कहीं पठारी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है। तो हर उस हिसाब से उन्होंने अपनी सेना बना रखी। तो उत्तरी भारत की सेना अलग होती थी। तो जब उत्तरी भारत की तरफ अभियान है, उधर हमला करना है, तो वो सेना जाती थी, और दक्षिणी भारत की अलग होती थी। खूब ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें, और अच्छे ढंग से शिक्षा देके उन्हें अच्छे ढंग से कैसे अपने हथियार चलाने हैं वो सब सिखाया जाता था। तो ये उनकी सैलरीज अच्छी होती थी और उनको इनाम भी दिए जाते थे जब वो युद्ध में जीत के आते थे। हर तरह का जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं एशियंट इंडिया में, वो सब कुछ ऐसा ही था। ये माना गया है ये हिंदू राष्ट्र था और उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत महत्व दिया। भवन का निर्माण कला भी है, स्त्रियों का उच्च स्थान भी है। इनकी क्रोनोलॉजी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रकूट वंश जो है 200-250 साल तक चलने वाला, ये कोई छोटा मोटा वंश नहीं माना गया है, ये काफी ताकतवर माना गया है, जो दक्षिणी भारत में जिसने अपना खूब नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच।